डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। हम लोग बीपीएससी प्री के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के 20 क्वेश्चन को देखा था। इस दूसरे पार्ट में हम लोग जीव विज्ञान के 21 से लेकर 65 क्वेश्चन तक, तीसरा पार्ट 66 से लेकर 106 यानी टोटल क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है तो यह है एस्कॉर्बिक एसिड। साइट्रिक एसिड जो होता है वो नींबू में पाया जाता है। थायमीन यह विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। इल्यूनिन प्राप्त होता है। इल्यूनिन जो है वो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। इसको बस सिर्फ ऐसे याद रख लेना है कि इल्यूनिन किस में प्राप्त होता है, तो इल्यूनिन डहेलिया की जड़ों में प्राप्त होता है। यह एक पॉलीसेकेराइड है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है तो यह जल है। सेल यानी जो हमारी कोशिका होती है उसमें 80% से अधिक जल पाया जाता है, जबकि हमारी पूरी बॉडी में 70% या उससे ज्यादा जल पाया जाता है। तो यह याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भी पूछा हुआ है कि शरीर का कितना परसेंट भाग जल होता है, तो 2/3 भाग यानी 70% ज्यादा जल होता है, और कोशिका में 80% से ज्यादा जल होता है। यह सर्वाधिक पानी इसमें पाया जाता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। 20,000 वर्ष पूर्व नहीं, ये तो बहुत जल्दी हो गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए 2 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 2 करोड़ वर्ष पूर्व, तो अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का काल जो है वो 3.5 अरब वर्ष पहले था, जबकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ करोड़ दिया हुआ। अगर देखा जाए तो एप्रोप्रिएट आंसर यही है, लेकिन जो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि उपरोक्त में से कोई नहीं तो उसको हम मार सकते हैं, और इसमें दिया हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन का एल्गी का उद्भव 203 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। तो इसमें से कोई उत्तर नहीं होगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तो चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, यह है विटामिन सी। निषेचन की क्रिया कहां पर होती है, तो निषेचन की क्रिया जो फीमेल में अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में होती है। इसमें बहुत सारे लोग जो इसका आंसर मारेंगे गर्भाशय में, तो गर्भाशय में नहीं, गर्भाशय के बाहर अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब निकली होती है, जहां पे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यह मैथुन क्रिया के द्वारा यानी नर युग्मक यानी जो स्पर्म होता है वह स्त्री के जेनेटेलिया से होते हुए प्रवेश करते हैं, और यह बहुत ही तेज और छोटे होते हैं, क्योंकि सबसे छोटा सेल जो ह्यूमन बींग्स में होता है वो स्पर्म ही होता है, और करोड़ों की संख्या यानी मिलियंस की संख्या में ये होते हैं, और यह आगे बढ़ते हुए यूट्रस में यानी गर्भाशय में आगे बढ़ते हैं, और अंत में जाकर सिर्फ एक स्पर्म जो होता है वो अंडा को यानी ओवम को यह फर्टिलाइज करता है। कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करके वहीं पे वो चिपक जाता है। और आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है वो है क्रोमैग्नन मानव। इसका उत्तर है क्रोमैग्नन मानव। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्रोमैग्नन मानव है। क्रोमैग्नन मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है, और यह हमारे ही लगभग इक्वल था, लगभग 6 फीट लंबा था और पूरी तरह से सीधा रहता था और पाषाण युग में रहता था। औजार जो अस्थियां हैं और पत्थर हैं उन औजारों का प्रयोग करता था, और जो जानवरों के खाल होती, जब जानवरों को मारता था, मारने के बाद जो खाल निकालता था उसको वो सिलकर पहनता था, जिससे ठंडी से और धूप से बचे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक जो है वह नेचुरल सिलेक्शन है, जो कि डार्विन ने दिया हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन से ही डेवलपमेंट होता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल जिसे कहते हैं, म्यूचुअल यानी कंसेंट, जब दोनों लोगों का फायदा होता है तो इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। शैवाल जो होता है और कवक जो होता है इसको मिलकर लाइकेन बनता है, और लाइकेन जो है वो लिटमस पेपर जो होता है वो लाइकेन से ही बनता है। इस तरह हम देख लें तो जो एल्गी है, एल्गी क्या करता है, वो भोजन बना के कवक को देता है, और कवक क्या करता है, यह नीचे सरफेस से जो मिनरल्स होते हैं उनको, मिनरल्स और वाटर, इनको एब्जॉर्ब करके वो शैवाल को देता है। तो इस तरह से दोनों का फायदा होता रहता है, दोनों समान रूप से लाभान्वित होते रहते हैं, और इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है,
प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है? तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हमारा हाथ एकाएक जल जाता है तो हम एकाएक अपने हाथ को खींच लेते हैं, या आगे हम जा रहे हैं, अगर कोई स्नेक देख गए तो स्नेक को देख के एकाएक बहुत तेजी से हम पीछे हटते हैं, तो इसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। यानी कोई काम हो रहा है, एकाएक जब हम उसे रिएक्ट कर देते हैं तो इसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो इसको सीधा सा याद रखना है कि यह स्पाइनल कार्ड में होता है इसका कंट्रोल। जो हमारा पीछे रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में एक रस्सी जैसी जो नर्वस यानी हमारी नसें गई होती हैं उसको स्पाइनल कार्ड कहते हैं। तो ये इसी से कंट्रोल होता है और यह 31 जोड़ी होते हैं। विकास का कारण है, तो विकास का कारण जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन यानी एडाप्टेशन होता है। फासिल पदार्थ विकास का कारक नहीं है, क्योंकि फासिल मतलब होता है जो पीछे पहले का भी खत्म हो चुके हैं उनका जो अवशेष बचा हुआ है। जीने के लिए संघर्ष, ये भी नहीं है। वंशागति जो होती है यानी जेनेटिक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाता है उसको नहीं। ये इसमें आंसर है पीढ़ी से पीढ़ी में अनुकूलन, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आदमी जब एडाप्ट करता है, जब नेचुरल सिलेक्शन होता है तो ही वो डेवलप होता है। जो इसका मानव सिद्धांत इसको डार्विन ने दिया हुआ था। डार्विन ने कहा था कि जब कोई एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुकूलन होता है, अगर अनुकूलन नहीं कर पाएगा, जैसे जो जिराफ होते हैं, जिराफ पहले जो छोटे जिराफ थे, जब उन्होंने उचक उचक के ऊपर जो पेड़ थे उसको जब उसके पत्तियों को खाना शुरू किया तो वो जो एडाप्ट कर गए, अपने आप को अनुकूल कर ले गए, वो बच गए, और बाकी जो वहां तक नहीं पहुंच पाए वो डेड हो गए और उनका खत्म हो गया। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली गैस का नाम है, वह है एथिलीन और एसिटिलीन। दोनों गैस कृत्रिम रूप से पकाने में काम आती है। तो एसिटिलीन जो होता है, जब हम कार्बाइड घरों पे कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो जो कार्बाइड लाते हैं, कार्बाइड को अगर हम मोड़ के रख देते, जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है यानी पानी होता है, उससे वो रिएक्ट करके एसिटिलीन बना लेता है। और जो इथिलीन होता है यह एक हार्मोन भी है, गैसीय हार्मोन, एकमात्र गैसीय हार्मोन। जब पौधों पे जब जो फल होते हैं वो पकने के क्रम में आते हैं तो वहां से जो एथिलीन सिक्रीट होता है उसी से यह फल पक जाता है। मां पौधे की भांति पौधा मिलता है, यानी जैसे मदर प्लांट है उसे कैसे मिलेगा, तो बीजों से निश्चित रूप से मिलेगा। जो हम बीज डालते हैं वो गेहूं के जैसा ही गेहूं का पौधा निकलता है, न कि जौ के जैसा हो जाता है। और आलू का पौधा भी आलू के जैसा होता है, और तना काट से, यानी गन्ना जो हम तना काट से लगाते हैं वो भी उसे। तो इस तरह से इसका दोनों आंसर सही हो गया है, तो इसका आंसर होगा सी, इन दोनों से। मां पौधे की भांति पौधा मिलेगा बीजों से और तना काट से भी। 78 क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं। इसका उत्तर क्या होगा? उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलता है, नहीं मिलेगा। उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, ये भी नहीं है। वो श्वास नहीं ले पाती हैं, वे जल में नहीं चल पाती हैं। तो जल में नहीं चल पाती, अब इसी बात हो तो जल में चलती ही चलती हैं, तो इसका उत्तर होगा कि वह श्वास नहीं ले पाती, क्योंकि इनका लंग्स ऐसा होता है, इनका फेफड़ा ऐसा होता है कि जिसपे पानी में जो ऑक्सीजन घुला होता है वो उसी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है और पानी में भार की तुलना में 0.5 इंटू 0.9% होता है। लेकिन जो मछलियां होती हैं पानी से बाहर निकाली, ऑक्सीजन तो बढ़ता है लेकिन उस ऑक्सीजन को वो ले नहीं पाती, क्योंकि उनका जो गिल्फ है, गिल्फ उनके चिपक जाते हैं और ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाता है। इस तरह से वो घुटन के कारण मर जाती हैं। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं हैबिटेट या आवास। पहला इसका ऑप्शन है हैबिटेट या आवास, यानी वह जहां पे कोई जीव रहता है, यानी जहां पे हम रहते हैं वह हमारा आवास कहलाता है, यानी हैबिटेट। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य को एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो मधुमक्खी जो होती हैं वह कॉलोनी की, वह एक ही कॉलोनी के सदस्य हैं कि नहीं, वह उनके गंध से पहचानती हैं। इसमें आंसर बहुत सारे लोग नर्तन मारेंगे, जबकि जो नर्तन होता है यानी जो डांसिंग होती है, यह डांसिंग उनको दिशा बताने के लिए काम आती है, यानी कि सोर्स कहाँ पे है, कहाँ पे जो फूल है और जहाँ पे वो कलेक्ट करके लाते हैं परागकण वगैरह, वो कहाँ पे है, वो दिशा बताती हैं नर्तन से यानी डांस से, जबकि गंध से एक दूसरे को पहचानती हैं। और मधुमक्खियां जो होती हैं वह एक सामाजिक प्राणी है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पीसीएस में भी आया हुआ था और ये लगभग सारे एग्जामों में आया। मायोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है।
मायोग्लोबिन में लोहा और ऑक्सीजन दोनों पाया जाता है और यह एक प्रोटीन है। और जबकि हीमोग्लोबिन में WBC पाई जाती है, यानी यहाँ भी आयरन तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें WBC भी RBC, सॉरी WBC नहीं, RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह है डायलिसिस, जो कि किडनी के द्वारा होता है। खून की शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है और इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। और खून को साफ करके जो भी अनवांटेड पदार्थ हैं, यानी जो विषाक्त पदार्थ हैं, उनको साफ करके मूत्र में छोड़ दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हम लोगों ने अभी पहले देखा है। इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो कि हमारे पैंक्रियास के लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा सेल से सिक्रीट होता है और यह ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। यह ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में लीवर में इकट्ठा करने के लिए भेज देता है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो है वह वायरस के कारण होता है, यानी HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है। HIV के द्वारा होने वाला रोग है वह है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक बाढ़ांता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं। नहीं, वे अधिक देर तक घर से बाहर रहते हैं। नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं है बाढ़ांता में। उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उसमें साधारणतः कम चर्बी होती है। तो ये सब तो बेकार के ऑप्शन है। अगर इसमें देखा तो उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी एक्स और वाई अलग अलग होता है। और जो बाढ़ांता का जीन होता है वह सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे होता है। तो जब एक्स और एक्स मिल जाते हैं तो वह बाढ़ांत हो जाएगा। जबकि जो स्त्रियां होती हैं उनमें दोनों एक्स एक्स होता है और वह सिर्फ और सिर्फ वाहक होती हैं, न कि उससे पीड़ित होती हैं, क्योंकि वह सिर्फ और एक्स पे होगा। एक एक्स और एक वाई जब आएगा तो वह बाढ़ांता से पीड़ित हो जाएगा। यह दोनों क्रोमोसोम में अलग अलग होते हैं, यानी महिलाएं केवल वाहक का कार्य करती हैं और पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष इससे ग्रस्त हो जाता है, क्योंकि जिस एक्स पे होगा अगर वह एक्स वाई से जाके मिल गया तो वह बाढ़ांत हो जाएगा। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन जो है वह एक पेड़ से मिलती है जो एंटीपायरेटिक होता है, यानी ज्वर हर, जिससे फीवर कम किया जाता है। यह विलो के छाल से मिलती है और विलो का छाल उपयोग किया जाता है बैट बनाने में। खासकर कश्मीर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इससे बहुत अच्छा बैट बनता है, हल्का होता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि बार बार यूरिया डाला जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। NH2CO NH2 जो यूरिया का सूत्र है, तो उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। यह भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको याद रख लें कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। यह एक हरे रंग का वर्णक है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो यह फोटोसिंथेसिस है। यहां देखिए जो ऑप्शन है फोटोसेंसिटाइजेशन और फोटोसिंथेसिस, कई बार जल्दीबाजी में फोटोसेंसिटाइजेशन पे लग जाएगा, लेकिन नहीं, यह है फोटोसिंथेसिस, यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो मृदा का जल है और जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको उपयोग करके वह ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है पुष्प। यह कह रहा है कि जीवन चक्र, अगर पुष्प नहीं होगा तो जीवन चक्र नहीं चलेगा, पुष्प नहीं होगा तो उसका पॉलिनेशन नहीं होगा, परागण नहीं होगा, परागण नहीं होगा तो उसमें बीज नहीं बनेंगे, अगर बीज नहीं बनेगा तो अगला पौधा फिर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से जो पुष्प होता है और जीवन चक्र की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे लंबा जीवित पौधा है यह है सिकोया सेम्पर वेरेंस। यह पृथ्वी पर सबसे लंबा पौधा है। यह 115 मीटर से अधिक होता है। और सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म होता है वह होता है वुल्फिया। वुल्फिया सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है और रेडवुड यानी सिकोया जो है वो सबसे बड़ा वृक्ष है। एस्पिरिन क्या होता है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है, यानी यह
फीवर को कम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। जबकि प्रतिजैविक जो होते हैं वो एंटीबायोटिक होते हैं, शामक जो होते हैं वो दर्द को कम करते हैं या ड्राउसीनेस फील कराते हैं। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन ऐसा है कि जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, उस 40% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट आमतौर पर या हमेशा गन्ने के लिए उपयोग किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है यह रेफ्लेक्सिया। इसका व्यास लगभग 1 मीटर या 1 मीटर से ज्यादा होता है और यह इंडोनेशिया के वर्षा वनों में पाया जाता है। तो रेफ्लेक्सिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, फ्लावर है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना ने जीन का सिंथेसिस किया हुआ था। हरगोविंद खुराना को जीन के सिंथेसिस के लिए यानी जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। इनको 1968 में चिकित्सा का नोबेल भी दिया गया है और इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की और प्रोटीन सिंथेसिस में इसकी भूमिका को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया में प्रयोग होने वाला हास्य गैस कौन सा है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक हास्य गैस है और यह अब ऑपरेशन के टाइम पे यह एनेस्थीसिया के रूप में यानी बेहोश करने के लिए यह दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स एक जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए। जो डॉल्फिन होते हैं यह स्तनी होते हैं। डॉल्फिन जो होते हैं यह स्तनी होते हैं, न कि सरीसृप होते हैं, मछली नहीं होते हैं और ये स्तनी यानी जैसे हम हैं ये। और डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। इसकी पहचान करें तो यह रोग है क्षय रोग। प्रतिवर्ष भारत में 5 लाख व्यक्ति क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। शर्कराओं में सबसे मीठी है यह होती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो शुगर है, नेचुरल शुगर, उसमें सबसे मीठी फ्रक्टोज होती है, एक मोनोसेक्राइड है। मटर का पौधा एक शाक है, झाड़ी नहीं क्योंकि झाड़ी बड़ी होती है। यह द्विबीजपत्री है। और थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यह है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड से यह सीक्रेट होती है। थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है TSH। जब हम बकरी या भेड़ के मांस को खाते हैं तब हम क्या होते हैं? तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वह हैं जो पेड़ पौधे यानी हरे पौधों को खाते हैं, वह प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। और जो किसी दूसरे जीव जंतु को खाता है वह द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है। तो इस तरह से ये रहे कुल 106 बायोलॉजी के क्वेश्चन जो बीपीएससी में पिछले 15 वर्षों में आए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अवश्य करें और अगर कोई कमी रह गई है या कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे।